दोस्तों, मैं यशवीर सिंह एक बार पुनः आप लोग साथ मौजूद हूँ सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में हम लोगों ने अभी तक रणजीत सिंह के प्रशासन को समझ लिया था बहुत अच्छी तरीके से। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया था। और जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा रणजीत सिंह के बाद का पंजाब। तो आज हमें ये टॉपिक कवर करना है रणजीत सिंह के बाद का पंजाब। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर हुआ क्या था। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। क्या हुआ बच्चा? रणजीत सिंह की मृत्यु। और रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही अच्छा यहाँ पर पूछ सकता है कारण किस कारण हुआ था। तो ये हुआ था बच्चा पक्षाघात के कारण। पक्षाघात क्या होता है तो आपको पता नहीं है, पता होगा, पैरालिसिस अर्थात पक्षाघात। क्लियर? तो पक्षाघात के कारण रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात है ना पंजाब का शासक कौन बना था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं आपको एक सीरीज एक क्रम लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से हम। रणजीत सिंह के पश्चात शासक कौन कौन बने थे, क्योंकि इसके बाद का पंजाब, तो बाद का पंजाब शुरू होता है सबसे पहले आपके खड़क सिंह से। किससे बच्चा? तो पहला जो शासक था रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात वो खड़क सिंह बना था। कौन बना था? खड़क सिंह। खड़क सिंह के पश्चात जो शासक बना था उसका नाम था बच्चा नैनीहाल सिंह। नैनीहाल सिंह। और नैनीहाल सिंह के पश्चात जो शासक बना था वो बनी थी चांद कौर। ये महिला थी, चांद कौर। चांद कौर के पश्चात शेर सिंह। कौन बना था? शेर सिंह। और शेर सिंह के बाद कौन बना था आपका? दलीप सिंह। ये शासक रहे थे। खड़क सिंह, नैनीहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और दलीप सिंह। फाइनली दलीप सिंह अंतिम शासक था पंजाब राज्य का, सिख राज्य का। और रणजीत सिंह के पश्चात जो प्रथम उत्तराधिकारी बना था वो खड़क सिंह बना था। क्लियर? तो हमें इन 5 को पढ़ना है। अगर मैं खड़क सिंह की बात करूं तो खड़क सिंह ने जो शासन किया था वो आपका जून 1839 से आपका दिसंबर नहीं, आपका ये का था अक्टूबर 1839 तक ही शासन किया था। उसके बाद मैं पूरी कहानी बताऊंगा। नैनीहाल सिंह ने 1839 से 1840 शासन किया था। चांद कौर ने 1840 से 1841 शासन किया था। और शेर सिंह ने 1841 से 1843। और दलीप सिंह ने बच्चा 1843 से 1849 तक शासन किया था। तो रणजीत सिंह के बाद प्रथम शासक कौन बना? खड़क सिंह। और अंतिम शासक कौन था? पंसिक राज्य का दलीप सिंह। 1849 के बाद कहानी मैं बताऊंगा क्या हुआ था। तो हम शुरुआत करते हैं खड़क सिंह से। आप लोग हेडिंग डाल लो खड़क सिंह। ठीक है, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ एक एक करके, कोई खास नहीं है इसके विषय में, ज़्यादा नहीं। हमें जो पढ़ना है ज़्यादा दलीप सिंह को पढ़ना है, बाकी सब तो 2-2 लाइन के ही हैं। ठीक है, तो खड़क सिंह के बाद मैं आपको बताऊँ, खड़क सिंह रणजीत सिंह के बाद तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, खड़क सिंह रणजीत सिंह के पश्चात सिख राज्य का या पंजाब राज्य का उत्तराधिकारी बना, या रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? खड़क सिंह बना। दूसरा पॉइंट इसके विषय में कार्यकाल आप लिखोगे, ये जून 89 से अक्टूबर 89 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, कुछ किताबों को सितंबर भी दे रखा है, वो अलग चीज़ है। दूसरी बात हुआ क्या था, खड़क सिंह का अपने दरबार के विभिन्न सरदारों से विवाद हो गया था, जिसके कारण खड़क सिंह को जेल में कैद कर दिया गया था। क्या करा? खड़क सिंह को जेल में कैद कर दिया गया। और जेल में कैद करने के पश्चात खड़क सिंह की जेल में ही क्या हो गई थी बच्चा? 1840 में, यानी कि 1 साल पश्चात खड़क सिंह की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो इसके विषय में पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, लिख लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तराधिकारी था ये किसका? रणजीत सिंह का। दूसरा जेल में मृत्यु। कैसे हुई थी? इसको जेल में डाल दिया गया था और बाद में इसकी जेल में मृत्यु हो गई थी। देन इसके पश्चात शासक कौन बना? नैनीहाल सिंह। 1839 to 1814। अगर नैनीहाल सिंह के विषय में पहली मैं बात करूं तो रणजीत सिंह के पश्चात है ना, रणजीत सिंह के पश्चात सबसे योग्य शासक
मतलब रणजीत सिंह के बाद अगर कोई योग्य शासक था इन पांचों में तो सबसे कौन था, नैनीहाल सिंह था। कार्यकाल आपको पता ही है 1839 टू 1840 था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी, इसकी मृत्यु हुई 1840 में। मृत्यु कैसा हुई थी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब खड़क सिंह का देहांत हुआ था जेल में, तो इसका अंतिम संस्कार के लिए इसको ले जाया गया था खड़क सिंह को, और जब इसके अंतिम संस्कार दाह संस्कार से वापस आ रहे थे सभी लोग, तो उसी में नैनीहाल सिंह की एक दुर्घटना मृत्यु हो गई थी। एक लकड़ी का महल टाइप का कुछ घर टाइप का था, वो सारा का सारा किसके ऊपर गिर गया था, नैनीहाल सिंह के ऊपर गिर गया था, जिसके कारण नैनीहाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। लेकिन हाँ, जितने भी थे इन सब में योग्य कौन था, नैनीहाल सिंह ही था। ठीक है। अच्छा, खड़क सिंह का भी, नैनीहाल सिंह का भी, और आपका चांद कौर का और शेर सिंह, इन चारों का जो वजीर था राजा ध्यान सिंह ही था, जो राजा रणजीत सिंह के समय भी वजीर था, वो इन चारों का वजीर रहा था। ये बात इन सभी में कॉमन है। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं, इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर चांद कौर की बात करते हैं। इसको यहाँ रफ करते हैं, फिर चांद कौर की बात समझते हैं। चांद कौर, तो देखो बच्चा, चांद कौर के विषय में आपको बताऊं, चांद कौर जो थी ये खड़क सिंह जो है, चांद कौर खड़क सिंह की विधवा थी, खड़क सिंह की विधवा थी। ठीक है, खड़क सिंह की विधवा थी। जो नैनीहाल सिंह था, नैनीहाल सिंह की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, है ना। तो जब नैनीहाल सिंह की पत्नी गर्भवती थी तो इसीलिए भविष्य के उत्तराधिकारी की तरफ से चांद कौर संरक्षिका के तौर पर शासक बनी थी, शासिका बनी थी, कहाँ की, पंजाब सिख राज्य की। लेकिन इसका चांद कौर का दरबार में विभिन्न लोगों से विवाद था, जिसमें सबसे अधिक जो विवाद था इसका, वो विवाद था बच्चा किससे, शेर सिंह से। शेर सिंह, ये अगला जो शासक आने वाला है शेर सिंह। शेर सिंह था कौन, तो शेर सिंह मैं आपको बताऊं रणजीत सिंह का पुत्र था। शेर सिंह कौन था, रणजीत सिंह का पुत्र था। तो इसका विवाद इसी से था। फाइनली बाद में इसको चांद कौर को बाद में मार दिया गया। ठीक है। और जैसे चांद कौर को मारा जाता है, देन शासक कौन बनता है बच्चा, शेर सिंह शासक बन गया। शेर सिंह क्या बना, शासक बना। ठीक है। तो शेर सिंह बन गया अब शासक। शेर सिंह शासक बनने के पश्चात शेर सिंह भी कोई खास योग्य शासक नहीं था। शेर सिंह का भी लगातार अपने दरबार में इसका विवाद चलता रहा। इसका वजीर जो था वो ध्यान सिंह था। लेकिन एक व्यक्ति था, शेर सिंह की बात कर रहा हूँ, शेर सिंह के दरबार में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था बच्चा, अजीत सिंह। अजीत सिंह नामक इस व्यक्ति ने, ये सरदार था, अजीत सिंह नामक सरदार ने शेर सिंह और साथ में आपके ध्यान सिंह जो इसका वजीर था, ध्यान सिंह, इन दोनों को ही मार दिया। मेरी बात समझ गए। शेर सिंह के दरबार में एक सरदार था जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह ने शेर सिंह को भी मार दिया, यानी कि शासक को मार दिया, और ध्यान सिंह को भी मार दिया, दोनों को मार दिया। बाद में ध्यान सिंह के बेटे ने अजीत सिंह को मार दिया। इस प्रकार से आपने देखा इन चार शासकों का क्रम कंप्लीट हुआ। ठीक है। और शेर सिंह की मृत्यु हो गई। शेर सिंह की मृत्यु के पश्चात जो अगला शासक बना वो बना बच्चा दलीप सिंह। दलीप सिंह कार्यकाल 1843 से 1849। तो आपकी हेडिंग होगी, डाल लीजिए हेडिंग अपनी अब, दलीप सिंह। दलीप सिंह को हमें अच्छे से पढ़ना है। ये दलीप सिंह से हमारी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दलीप सिंह की। दलीप सिंह कार्यकाल आपको पता है 1843 से 49। तो सबसे पहली बात ये किसका पुत्र था बच्चा दलीप सिंह, तो ये पुत्र था रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह, यानी कि इसका पिता कौन था, रणजीत सिंह। दलीप सिंह का पिता रणजीत सिंह थी। इसकी जो माता थी, माता कौन थी, माता थी जिंदान बेगम। ठीक है, जिंदान बेगम इसकी माता थी। अच्छा, ये रणजीत सिंह जो था, दलीप सिंह जो था, छोटा सा बच्चा था, मतलब कोई खास बड़ा नहीं था, छोटा सा एक अल्पवयस्क बच्चा था जो रणजीत सिंह का पुत्र था। ठीक है। और जो छोटा बच्चा गद्दी पर बैठा तो उसकी संरक्षिका कौन बनी, जिंदान बेगम। तो ये क्या थी, ये बच्चा संरक्षिका थी। किसकी, दलीप सिंह की संरक्षिका कौन थी, जिंदान बेगम बनी थी। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर। दूसरी बात, दलीप सिंह को हुआ क्या था, आप दलीप सिंह के बारे में जानते हो। दलीप सिंह के दो अधिकारी थे। दलीप सिंह के दो अधिकारी कौन कौन थे, तो उनके नाम बताऊँ आपको। दलीप सिंह के दो अधिकारी, एक तो इसका आपका वजीर आपको याद रखना है, और एक याद रखना सेनापति। इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में, ये महत्वपूर्ण है। वजीर जो था, वजीर का नाम था बच्चा लाल सिंह। क्या नाम था, लाल सिंह।
और जो सेनापति था उसका नाम था बच्चा तेजा सिंह। ठीक है, तो पहली बात समझे किसका पुत्र था, रणजीत सिंह का पुत्र था। इसकी माता कौन थी, जिंदान बेगम। ये क्या बनी, इसकी संरक्षिका बनी थी। इसके दो प्रमुख अधिकारी, वजीर कौन था, लाल सिंह, सेनापति कौन था, तेजा सिंह। तो जो वजीर लाल सिंह था इसका अफेयर चल रहा था किससे, जिंदान बेगम से, यानी कि जिंदान बेगम का प्रेमी कौन था, लाल सिंह। ठीक है, ये दुखदाई बना आगे चल के सिख राज्य के लिए। दूसरी बात, सेनापति कौन हुआ, तेजा सिंह। अब आगे बात करें, ठीक है, आगे बात मेरी बात समझना। जब आपको मैं दिलीप सिंह में बता रहा हूँ, जब मार्च 18, अच्छा उससे पहले ये समझो कि इस दिलीप सिंह के समय दो प्रमुख युद्ध हुए थे अंग्रेजों से। एक तो हुआ था आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा हुआ था बच्चा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। पहला हुआ था 1845 से 46 और दूसरा हुआ था 1848 से 1849। मैं दोनों युद्ध को पढ़ाऊंगा आज की इस वीडियो में, ये वाला युद्ध मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर, मेरी बात समझना। अब तो इसके समय दो युद्ध हुए थे दलीप सिंह के समय, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था 1849 में, वो वाला तो हुआ क्या, मार्च 1849 में, मार्च डेट थी 29 मार्च 1849 को, जब डलहौजी द्वारा इस सिख राज्य को या पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया, उसका हिस्सा बना दिया गया, तो उसके पश्चात दलीप सिंह का राज्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। और दलीप सिंह को पेंशन दे करके कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसके समय दिलीप सिंह में आप आगे बढ़ाओगे, इसके समय दो सिख युद्ध हुए थे, दो एरो बना दो, प्रथम सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सॉरी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इनका वर्ष लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा पंजाब विलय के पश्चात 1849 ब्रैकेट डाल देना। पंजाब विलय के पश्चात दिलीप सिंह को पेंशन देकर के इंग्लैंड शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। और जब बच्चा दिलीप सिंह इंग्लैंड पहुंचा शिक्षा ग्रहण करने, तो वहाँ पर इसका एक संरक्षक बनाया गया, इसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई, ठीक है, जिसका नाम था डॉक्टर लगून। जब इंग्लैंड पहुंचा दलीप सिंह तो इसकी सहायता के लिए डॉक्टर लगुन की नियुक्ति की गई। अब लगुन से मतलब वो लगुन मत समझना, समझ रहे हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। डॉक्टर लगुन की नियुक्ति की गई। इस डॉक्टर लगुन के प्रभाव में आकर के ही इस दलीप सिंह ने बच्चा ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। क्या करा, दलीप सिंह ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब एक समय पश्चात दलीप सिंह पुनः पंजाब आया, लौट करके सिख राज्य आया, तो उसने पुनः ईसाई धर्म को छोड़ करके एक बार पुनः सिख धर्म को स्वीकार कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, दलीप सिंह के पास हीरा था, कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा बहुत फेमस, आप जानते हो, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। कोहिनूर हीरा शाह शुजा नादिर शाह भारत से ले गया था, ठीक है। नादिर शाह अब कहाँ ले गया, भारत से अफगानिस्तान का शासक कौन था, शाह शुजा। वो किसके पास आया, रणजीत सिंह के पास सहायता मांगने। तो शाह शुजा ने किसको दे दिया वो डायमंड, किसको दे दिया हीरा, रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह से किसको मिला, उसके उत्तराधिकारी कौन, दलीप सिंह को, ठीक है। अब दलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा था। अब इस कोहिनूर हीरे को रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह से किसने छीना, डलहौजी ने। किसने छीना, डलहौजी ने। डलहौजी कौन था, गवर्नर जनरल। तो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने किसको दे दिया, डलहौजी को दे दिया। और डलहौजी ने बच्चा किसको दे दिया, ब्रिटिश महारानी, यानी कि ब्रिटिश सत्ता को दे दिया। और उसके बाद से ब्रिटिश महारानी का जो ताज है, उस ताज में इसको लगा दिया गया था कोहिनूर हीरे को। लेकिन वर्तमान में कोहिनूर हीरा का अस्तित्व जो था, जो उसका मूल रूप था, वो नहीं रहा है। उसको बहुत छोटे टुकड़े कर दिए गए। तो उसका एक पार्ट महारानी विक्टोरिया की महारानी, मतलब जो आपकी महारानी ब्रिटेन की महारानी है, उसके ताज में लगा हुआ है। लेकिन जो बड़ा पूरा कोहिनूर हीरा था, उसके टुकड़े अलग अलग कर दिए गए हैं। मेरी बात समझ गए हो। तो इस प्रकार से आपसे पूछे ये कोहिनूर हीरा डलहौजी किससे मिला था, तो किससे मिला था, दलीप सिंह से मिला था। नेक्स्ट इसके दलीप सिंह के विषय में अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें, तो बच्चा इसकी मृत्यु 1893 में हुई थी। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। तो 1893 में इसकी मृत्यु पेरिस में हो गई, यानी कि फ्रांस में इसकी मृत्यु हो गई। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा एक सीक्वेंस में क्रम कंप्लीट। अब जो बात आती है वो ये आती है कि दलीप सिंह के दो समय युद्ध हुए थे, सिख युद्ध। उन सिख युद्ध को लेकर के हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब आप डालो हेडिंग,
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस सिख युद्ध को पढ़ने में। तो अब आपका टॉपिक है (1845 से 1846)। इस वर्ष को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जितने मैंने आपको कर्नाटक युद्ध पढ़ा दिए, मैसूर युद्ध पढ़ा दिए, अब आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो इन युद्धों को दे देता है विकल्प में, पूछता है निम्नलिखित में से कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। तो आप इनको बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं अब आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी जानेंगे कारण, इसके कारण क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे इसके कारण, ये कारण क्या थे। तो देखो मैं इसको पहला कारण बताऊं, सबसे पहला इसका जो कारण था वो ये था अंग्रेजों का लालच। पहला कारण अंग्रेजों का लालच। लेकिन अंग्रेज लालच था, लेकिन किस चीज़ का लालच, तो वो था पंजाब की उर्वर भूमि। इसका लालच था किसको, अंग्रेजों को। तो पंजाब की जो उर्वर भूमि थी उसका लालच किसका था, अंग्रेजों को। कैसे, तो पंजाब की जो भूमि थी वो अत्यधिक उपजाऊ भूमि थी, वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता था, अच्छा प्रोडक्शन होता था। तो अंग्रेजों को पता था अगर पंजाब की भूमि पर अगर हम अधिकार कर लें तो हमें वहाँ से एक अच्छी मात्रा में खाद्यान्न की प्राप्ति होगी और हम उसको अच्छे रेटों में बेच सकते हैं। साथ ही साथ उस क्षेत्र से अच्छी मात्रा में कर का यानी कि रेवेन्यू का कलेक्शन होगा, अच्छी मात्रा में कर की प्राप्ति भी होगी। और साथ ही साथ में पंजाब को विलय करने के पश्चात हम सिंध और उससे आगे के क्षेत्र को भी विजिट कर सकते हैं, इन उद्देश्यों के साथ, है ना। और ये पहला कारण था अंग्रेजों का विजय का। मैं आपको इसमें बताऊं बच्चा, तो यहाँ पर एक WF ऑक-1 या इसका नाम ऑक्स-1 मिल जाता है, ऑक्स-1, ठीक है। WS ऑक्स-1 का एक स्टेटमेंट है। मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अंग्रेजों का जो लालच था वो दिखाना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजों का लालच किस हद तक था। तो WF ऑक्स-1 का इसके स्टेटमेंट है, आप उसको नोट कर लो, मैं बोल दे रहा हूँ, लंबा स्टेटमेंट है, यहाँ पर लंबा हो जाएगा। इसने एक स्टेटमेंट ये दिया था, इसने कहा था कि आपका रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाए। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाए। ब्रिटिश कंपनी ने बड़े बड़े ऊँटों को खाया तो इस तुच्छ मच्छर की औकात ही क्या है, मतलब पंजाब की औकात ही क्या है। तो ये किसने कहा था, WF ऑक्स-1 ने कहा था, ठीक है। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, एक है आपका ऑकलैंड का भी आप स्टेटमेंट याद रखोगे। ऑकलैंड ने बच्चा ये कहा था, ऑकलैंड ने ये बोला है, ऑकलैंड ने कहा था कि इसका एक स्टेटमेंट है, इसने ये कहा था कि हमारे यानी कि ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक विशेषज्ञ तथा हमारी सेना पंजाब को जीतने के लिए ये तैयार है। तो इन और बहुत सारे स्टेटमेंट थे जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछेगा तो WF ऑक्स-1 का पूछ सकता है, इसका भी नहीं पूछेगा, लेकिन इसका ऑक्स-1 का पूछ सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये 2-3 स्टेटमेंट बता दी महत्वपूर्ण। तो ये इनके स्टेटमेंट दिखा रहे हैं आपको, बता रहे हैं आपको ये पंजाब को जीतने के लिए कितने तत्पर थे। मेरी बात समझ में आ गई। तो इनके लालच को शो करता है। इसी दौरान हुआ क्या, 1843 में 1843 में लुधियाना कहाँ पर है, पंजाब। लुधियाना में क्या हुआ था, लुधियाना में एक मेजर था, मेजर ब्रॉडफूट की नियुक्ति की गई एज ए रेजिडेंट। तो 1843 में लुधियाना में मेजर ब्रॉडफूट की नियुक्ति की गई एज ए रेजिडेंट। और इस मेजर ब्रॉडफूट ने घोषणा करी, इसने घोषणा बच्चा ये करी कि मान लो ये आपका JNK और ये आपका यहाँ पर पंजाब, इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश, समझ लो मेरी बात को जरा, बताता हूँ अभी क्या बताना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से। और ये आ रही है आपकी कौन, सतलज नदी आ रही है, ठीक है। तो इसने अनाउंसमेंट करा, लुधियाना मान लो यहाँ पर है, तो इसने बोला लुधियाना यहाँ पर है, लुधियाना ये जालंधर, ये आपका अमृतसर, ठीक है। तो इसने बोला कि मेजर ब्रॉडफूट ने बोला 1843 में यह आया था, इसने बोला कि सतलज नदी के
पश्चिम का यानी कि दूसरी दिशा का जितना भी राज्य है, जितना भी क्षेत्र है ये वाला, वो सब किसके अधीन आ गया? अंग्रेजी राज्य के अधीन है। तो जब ये घोषणा करी, इसका सीधा सा मतलब है सिख राज्य को अपने अधीन के होने की घोषणा कर दी। इस वास्ते सिख राज्य डर गया। तो उसने भी क्या करा, वो भी समझ गया वही कहीं ना कहीं अब चीज़ें गड़बड़ा रही हैं और स्थिति अब खराब होती जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट चौथा कारण, ये तीसरा कारण जो भी है इसको मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट कारण मैं आपको नेक्स्ट कारण बता रहा हूँ। अगला कारण क्या था? तो बच्चा अगला कारण ये था, जो महारानी जिंदान बेगम थी। कौन थी? महारानी जिंदान बेगम की महत्वाकांक्षा। अगला कारण ये था, महारानी जिंदान बेगम जो दलीप सिंह की संरक्षिका थी, उसकी महत्वाकांक्षा थी। अब आप मुझसे कहोगे ये कैसे, तो मैं आपको बताऊं ये कैसे। तो महारानी जिंदान बेगम की महत्वाकांक्षा कैसे थी, इसमें दो बात समझना आप मेरी बात को। पहली बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये दो प्रकार की सेनाएं थीं सिख राज्य में। एक तो थी आपकी खालसा सेना। कौन सी थी बच्चा? खालसा सेना। एक थी आपकी खालसा सेना और एक थी बच्चा आपका सिख सेना। एक कौन सी थी आपकी? सिख सेना। तो एक खालसा सेना और एक सिख सेना, दोनों में अंतर समझना। खालसा सेना जो थी, जो सिख धर्म था, जो गुरु आप थे यानी जो सिख गुरु थे, उनके द्वारा स्थापित की गई धार्मिक सेना एक प्रकार से खालसा सेना थी। और जो सिख सेना थी, ये पंजाब जो राजा महाराजा थे, रणजीत सिंह, उसके बाद दलीप सिंह, उनकी जो सेना थी वो सिख सेना कहलाती थी। मेरी बात समझना, आप दोनों का अंतर समझ में आ गया। तो महारानी जिंदान बेगम की महत्वाकांक्षा ये थी बच्चा, ये खालसा सेना जो थी ये अधिक मजबूत थी किससे? सिख सेना से। खालसा सेना मजबूत थी किससे? सिख सेना से। तो महारानी जिंदान बेगम की इच्छा ये थी कि अगर अंग्रेजों से युद्ध होता है, अगर अंग्रेजों से युद्ध होता है तो जो खालसा सेना है, अगर खालसा सेना अंग्रेजों से पराजित हुई, अगर खालसा सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई है ना, तो खालसा सेना का जो प्रभुत्व है बना हुआ, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सिख सेना का प्रभुत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जिंदान बेगम का प्रभाव जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। मेरी बात समझना। दूसरी बात, उसने सोचा अगर खालसा सेना जीत गई, खालसा सेना जीत गई तो क्या होगा? अंग्रेजों को बहुत सारे क्षेत्र पंजाब के सिख राज्य को मिल जाएंगे, पंजाब के सिख राज्य को मिल जाएंगे। और जब बहुत सारे क्षेत्र मिलेंगे तो उनसे विभिन्न प्रकार के कर की भी प्राप्ति होगी। यानी कि दोनों ही तरफ से चाहे पराजित हो अथवा जीते, दोनों ही तरफ से फायदा किसको हो रहा था? जिंदान बेगम को। तो ये प्रमुख कारण थे बच्चा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होने के। मेरी बात समझ में आ गई? डेट्स गुड। आगे बढ़े हम, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात समझना, आगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इन सब परिस्थितियों में जो मैंने आपको कारण बताया, इन सब परिस्थितियों में 1844 में लॉर्ड एलन बरो के स्थान पर लॉर्ड हॉर्डिंग की भारत में गवर्नर जनरल के तौर पर नियुक्ति होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहीं साउंड की दिक्कत तो नहीं हो रही है? हो सके इधर से हवा आ रही हो, माइक पे थोड़ा सा हवा, इसलिए बार बार मैं इधर घूम के खड़ा हो रहा हूँ जैसे माइक पे हवा ना पड़े। अगर कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल एडजस्ट कर लेना इस वीडियो में। अब मेरी बात समझना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको कारण बताए थे, इन आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप कारणों से अलग। उपरोक्त परिस्थितियों में 1844 में, उपरोक्त परिस्थितियों में 1844 में लॉर्ड एलन बरो के स्थान पर लॉर्ड हॉर्डिंग की नियुक्ति होती है। ठीक है, और लॉर्ड हॉर्डिंग क्या होता है बच्चा? नियुक्त हो जाता है भारत में। क्लियर, लॉर्ड हॉर्डिंग भारत में आ गया। क्लियर, 1844 में लॉर्ड हॉर्डिंग जो था अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। मतलब महत्वाकांक्षी छोड़ो आप, ये एक महान योद्धा था। क्या था? महान योद्धा था। इसने ब्रिटिश सेना का यूरोप में तथा अमेरिका में विभिन्न युद्धों में भाग लिया था और एक महान योद्धा था, यानी एक महान सेनापति भी था। ठीक है, और जैसे ही ये भारत आया, भारत में गवर्नर जनरल बना ब्रिटिश कंपनी का, इसने सबसे पहला कार्य क्या करा? इसने बच्चा सबसे पहला कार्य ये करा, इसने आते ही सबसे पहले जो सिख सेना थी, जो अंग्रेजों की सेना थी, उसको सुदृढ़ किया। सुदृढ़ मतलब समझते हो? मतलब उसको बढ़िया से तैयार किया।
उसको बढ़िया से ट्रेनिंग वगैरह ये सब करे। और इसने सुदृढ़ करने में कुछ प्रमुख कार्य ये करे थे बच्चा। अब मैं आपको युद्ध की तरफ ले जा रहा हूँ पूरी तरीके से, कहानी युद्ध की तरफ जा रही है। इसने क्या करा, इसने ये करा कि 32,000 सैनिकों की नियुक्ति करी, कहाँ, पंजाब में। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका इसके प्रमुख कार्यों में 32,000 सैनिकों की नियुक्ति कहाँ करी, पंजाब में। दूसरा, इसने क्या करा, 10,000 सैनिकों को रिजर्व रखा। इसने क्या करेगा, आरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया। बोले अगर आवश्यकता पड़ी तो इन 32 से अलग 10,000 सैनिक और हैं, उनको बुला लिया जाएगा, तो ये रिजर्व कर दिए। दूसरा इसने ये करा बच्चा, इसके पास 68 तोपें थी। इसने क्या करा, जो 32,000 सैनिक थे पंजाब में, इनको 68 तोपों की व्यवस्था करा दी। 68 तोपें उस समय अपने आप में बहुत थी। दूसरी बात इसने क्या करा, 54 नावें मंगाई, 54 इसने नावें मंगाई कहाँ से, मुंबई से। और 54 नावें इसने इसलिए मंगाई थी मुंबई से, जिससे कि हो सके आपका क्या हो सके, अगर सिखों से युद्ध होता है तो सतलज नदी को पार करना पड़ेगा, और जब सतलज नदी को पार करना होगा तो उस पार करने के लिए नावों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसने 54 नावें मंगाई कहाँ से बच्चा, बम्बई से। दूसरी बात इसने क्या करा था, दूसरी बात जो नावें मंगाई गई, तो अब नदी को पार करने के लिए पुल चाहिए, तो इसने जो अंग्रेजी कंपनी के अधिकारी थे, जो कमांडर थे, उनको ट्रेनिंग दिलवाई किस चीज़ की, पुल बनाने की, कि आवश्यकता पड़ने पर पुल बनाया जाए और नदी को क्रॉस करके कहाँ जाया जाएगा, सिख राज्य पर अटैक करना होगा, लाहौर पर अटैक करना होगा। ठीक है, तो ये सब इसके प्रमुख कार्य थे। अब ये सब गतिविधियाँ जो हो रही थी, ये सब गतिविधियाँ सतलज नदी के कहाँ हो रही थी, दक्षिण में। यहाँ पर समझना मेरी बात को, इस प्रकार से मैं इसको रफ करूँ, यहाँ पर बच्चा इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ये आपका ठीक है, इस प्रकार समझ लो, ये हो गया, चलो ठीक है। तो ये सतलज आ रही है इस प्रकार से, ठीक है। तो सतलज नदी के इधर चल रही थी ये सब क्रियाएं, और इधर क्या था आपका, इधर यहाँ पर लाहौर, यहाँ पर अमृतसर, तो ये सब कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था इधर, तो ये सब हो रहा था, ये अंग्रेज कर रहे थे यहाँ पर, और सिख राज्य कहाँ था, इधर। लेकिन सिख सैनिकों को इस बात का पता लग गया, उन्होंने देखा कि अंग्रेज युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि अंग्रेज पूरी तरीके से तैयार हैं सिख राज्य पर अटैक करने के लिए। उन्हें इस बात का आभास हो चुका था। इसी के चलते उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने भी अपने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, और खालसा सेना को और सिख सेना को एक साथ बुलाया गया, विचार विमर्श किया गया, और फाइनली डिसीजन हुआ कि भाई युद्ध अब किया जाए। और इस युद्ध की तैयारी के लिए फाइनली तो हुआ क्या, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, और फाइनली 11 दिसंबर 1800 क्या कहते हैं आपके 45, 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने, यहाँ एक स्थान है हरिके, पंजाब में एक जगह मिलेगी आपको हरिके, तो सिख सेना ने हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी को पार किया और अंग्रेजों से युद्ध के लिए तैयारी युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। अच्छी एक बात बताने से रह गई, मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि सिख सेना ने जब अपनी रणनीति बनाई थी, तो रणनीति का हिस्सा ये था कि अंग्रेजों को सिख राज्य नहीं आना दिया जाएगा, बल्कि सिख राज्य की सेना जो है वो सतलज नदी को पार करके कहाँ जाएगी, अंग्रेज के क्षेत्र में जाएगी, वहाँ जा करके युद्ध लड़ा जाएगा। यानी कि सिख सेना इस सतलज नदी को पार करके अंग्रेजों के क्षेत्र में आ गई, और वो तिथि क्या थी, 11 दिसंबर 1845 को थी। और कहाँ पर आई थी, तो जो आपका स्थल है हरिके स्थल है, वहाँ पर उसको स्थान से क्रॉस करके सिख सेना कहाँ गई, अंग्रेजों के क्षेत्र में आ गई। और फाइनली इसी दौरान 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हॉर्डिंग ने भी युद्ध की घोषणा अपनी तरफ से कर दी, या इन दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा अब तक हो चुकी थी। एक मिनट जरा वेट करो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा हुआ क्या, आपके 13 दिसंबर को लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा भी घोषणा कर दी गई कि हम भी युद्ध के लिए क्या है भाई, तैयार हैं। दोनों तरफ से युद्ध की शुरुआत हो गई, और कुल मिलाकर के 5 युद्ध हुए थे, छोटे छोटे, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था 5वां सावराव का युद्ध। कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 13 दिसंबर को घोषणा हुई, तो 13 दिसंबर 1845 या 11 दिसंबर 1845 से लेकर के 1846 तक इस प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के अधीन कुल मिलाकर के 5 बड़े युद्ध हुए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था सावराव का युद्ध था। क्लियर?
तो अब बहुत सारी झड़पें हुई जिनमें से अधिकांश में क्या हुआ था, सिख राज्य की सेना पराजित ही हुई थी। क्यों पराजित हुई थी? तो पराजित होने का कारण ये था कि दो व्यक्ति मैंने आपको बताए थे, एक लाल सिंह और एक तेजा सिंह, दोनों ही गद्दार थे और उन दोनों गद्दारों ने क्या करा था, आपका अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, जिस उनके मिलने के कारण सिख सेना क्या हो गई, कमजोर पड़ गई थी। एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है पीसीएस में कि प्रथम अंगल सिख युद्ध में सिख राज्य की पराजय का कारण क्या था, तो बच्चा वो पराजय कारण था लाल सिंह और तेजा सिंह की गद्दारी। क्लियर? तो मैं अब आपको 5 युद्ध बताने जा रहा हूँ जो युद्ध हुए थे आपके। सबसे पहले युद्ध हुआ था मुदकी का युद्ध, मुदकी का युद्ध, ठीक है। दूसरा हुआ था बच्चा फिरोज शाह का युद्ध, ठीक है। तीसरा बच्चा हुआ था बद्दोबाल का युद्ध। पहला मुदकी, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा बद्दोबाल का युद्ध। चौथा जो हुआ था बच्चा, ये हुआ था आलीवाल का युद्ध, ठीक है। और पांचवा हुआ था सवाराव का युद्ध, ठीक है। पहला मुदकी, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा बद्दोबाल, तीसरा आलीवाल, चौथा सावराव, ठीक है। अब इनको समझना। मुदकी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका सितंबर 1845 में। फिरोज शाह का हुआ था नवंबर 1845 में। ये दो जो युद्ध हैं ये दोनों हुए थे जनवरी 1846 में। और ये सावराव का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका 10 फरवरी 1846 में। क्लियर? तो हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बच्चा सावराव को। आप इनको ये क्रम याद कर सकते हो। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, आईएएस दे रहे हो, तो आपको इनका क्रम याद होना जरूरी है। पीसीएस दे रहे हो तब भी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जो भी दे रहे हो तो इनका क्रम याद जरूरी है। अगर आप केवल जीएस के पर्पज से पढ़ रहे हो तो आपको केवल ये लास्ट वाला सावराव का युद्ध ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न कैसे पूछेगा, मैं आपको युद्ध के बारे में बताऊंगा। उससे पहले बता दूं प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रश्न ये पूछेगा कि सावराव के युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस युद्ध से है ना। तो उसमें ऑप्शन होगा प्रथम अंगल सिख युद्ध, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, प्रथम अंगल मराठा युद्ध, या उसमें ऑप्शन होगा द्वितीय अंगल सिख युद्ध। इस प्रकार से आपके विकल्प बना देगा। यह क्या करेगा, आपको इन 5 युद्ध को देगा और कहेगा निम्नलिखित युद्धों को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ये क्रम आपसे लगवा लेगा। क्लियर? दैट्स गुड। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब मैं आपको बात करता हूँ सावराव का युद्ध। आप इसकी हेडिंग डाल लो, सावराव का युद्ध, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा आपका तिथि कब हुआ था, 10 फरवरी 1846 को हुआ था। दूसरा पॉइंट आप लिखना सावराव के युद्ध में। सेकंड पॉइंट होगा आपका प्रथम अंगल सिख युद्ध का निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट है इसमें सावराव के युद्ध में प्रथम अंगल सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। निर्णायक कैसे सिद्ध हुआ था, क्योंकि इसकी पराजय के साथ ही सिख सेना ने हार मान ली थी अंग्रेजों से अपनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप इस युद्ध में वजीर आपका लाल सिंह तथा सेनापति तेजा सिंह ने गद्दारी की थी, जिसके कारण सिख सेना क्या हुई थी, पराजित हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट आप पॉइंट लिखोगे चौथा, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय के साथ अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और सिख राज्य को लाहौर की संधि करने पर बाध्य किया। क्लियर? तो ये इतने आपको पॉइंट लिखने हैं सावराव के युद्ध में। क्लियर हो गया? अब बच्चा आपकी हेडिंग जो है वो हेडिंग है आपकी लाहौर की संधि, क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। अब प्रथम सावराव का युद्ध हुआ और सावराव के युद्ध में क्या हुआ, अपनी पराजय स्वीकार कर ली किसने, सिख सेना ने। और सिख सेना ने पराजय स्वीकार कर ली तो अब क्या होगी, संधि होगी। और उस संधि का परिणाम कौन सा था, लाहौर की संधि। क्लियर? तो आपकी हेडिंग है, अब मैं सामने आ रहा हूँगा, है ना, तो मैं एडिट करता हूँ उसको थोड़ा सा। लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। तो पहला पूछता है आपसे कब हुई थी, पहला फैक्ट हो जाएगा इसके विषय में, कब हुई थी, तो 9 मार्च 1846 को हुई थी। आपसे पूछे किसके मध्य हुई थी, तो आप कहोगे सिख राज्य प्लस किसके मध्य, अंग्रेज के मध्य हुई थी या अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, पूछेगा आपसे शर्तें क्या थी,
फिर पूछेगा आपसे शर्तें क्या थी, तो आपकी हेडिंग है तीसरी इसमें शर्तें। तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप शर्तें एक मैं समझा दे रहा हूँ, आप लिख लेना उनको, अच्छे समझा दे रहा हूँ। तो बच्चा जब सीधी सी बात है भाई, कोई भी पराजित होता है और दूसरा विजयी होगा, तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, दूसरे पर एक हर्जाना डालेगा। हर्जाना मतलब समझते हो ना, एक उस पर मनी मतलब एक रुपए की उस पर डालेगा, भी मेरा इतना नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा, पराजित होने वाला, सॉरी। तो जीता कौन था, अंग्रेज। तो सिख राज्य पर 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना डाला गया। कितना, 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना डाला गया, जिसमें से 50 लाख, पहला पॉइंट है आपका शर्तों में, 1.5 करोड़ का हर्जाना सिख राज्य पर लगाया गया, पहला पॉइंट। उस 1.5 करोड़ में से एरो बना करके 50 लाख सिखों ने अंग्रेजों को तुरंत दे दिया। मेरी बात समझ गए। अब दूसरा एरो बना के पहले पॉइंट में से अब बचा कितना, 1 करोड़। तो 1 करोड़ कैसे दिया जाए, तो 1 करोड़ के लिए तय ये हुआ कि सिख जो है 1 करोड़ के बदले जो कश्मीर वाला हिस्सा है, कश्मीर वाला हिस्सा किसको दे देंगे, अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को मिलना तय हो गया 1 करोड़ के बदले। अंग्रेजों ने क्या करा, वो भी चालाक थे, उन्होंने कश्मीर बिना अभी सिखों से लिए 1 करोड़ रुपए में तुरंत किसको बेच दिया भाई, गुलाब सिंह को। सरदार था कौन, गुलाब सिंह, डोगरा सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया, जो आगे चल के गुलाब सिंह, आप नाम सुना होगा आपने, कश्मीर किसने खरीदा, गुलाब सिंह ने खरीदा था। तो 1 करोड़ में कश्मीर किसने खरीद लिया, गुलाब सिंह ने। इस प्रकार से 1.5 करोड़ किसको मिल गया, अंग्रेजों को। अभी सिख राज्य ने कश्मीर दिया नहीं है, बल्कि कश्मीर तो मिला भी नहीं गुलाब सिंह को, और 1 करोड़ में गुलाब सिंह को बेच भी दिया। ये चालाकी थी किसकी, अंग्रेजों की। दूसरी शर्त ये हुई कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी है, सेकंड शर्त लिखेंगे अब आप, सेकंड शर्तें क्या थी, सतलज नदी के दक्षिण का जितना भी क्षेत्र है वो सब किसका हो गया, अंग्रेजों का, और सिख राज्य का सतलज के दक्षिण में कोई अधिकार नहीं रहा था। ठीक है। तीसरा जो शर्त यहाँ पर रही थी, तीसरी शर्त ये रही थी बच्चा कि जो जिंदान बेगम है, जो बताया था आपको लाल सिंह की प्रेमिका थी, कि जिंदान बेगम जो है, जिंदान बेगम दलीप सिंह की संरक्षिका बनी रहेगी। चौथी शर्त ये थी कि दलीप सिंह जो है पंजाब का सिख राज्य का शासक बना रहेगा। छठी शर्त ये थी कि वित्त मंत्री जो है लाल सिंह को बना दिया जाएगा। ठीक है। और 7वीं शर्त ये थी बच्चा कि जो हेनरी लॉरेंस, एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में, उसके नेतृत्व में लाहौर में उसको रेजिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। मेरी बात दोबारा समझना, ये करा गया कि हेनरी लॉरेंस को लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। कुल मिलाकर ये सब शर्तें लाहौर की संधि में हुई थी। तो काफ़ी अपमानजनक संधि थी, किसके लिए, सिख राज्य के लिए। कुल मिलाकर लाहौर की संधि कंप्लीट हो गई। लाहौर की संधि होने के पश्चात, क्योंकि ये मार्च 1846 में हुई, 9 मार्च को, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन जो आशाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो आकांक्षाएं थी, किसकी, जो महत्वाकांक्षा थी रानी जिंदान बेगम की, लाल सिंह की, तेजा सिंह की, वो इस संधि करने के पश्चात उतनी उनकी पूर्ति नहीं हो पाई और उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। इसीलिए फिर वो उनसे दुखी भी होने लगे थे। फिर आगे चल के क्या हुआ, इसी दौरान लाहौर की संधि के पश्चात 1846 में ही बच्चा लाहौर की संधि में जो कमियां रह गई थी, उनकी पूर्ति करने के लिए एक और संधि की गई, और जिसका नाम था भैरववाल की संधि। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग में लाहौर संधि के बाद नेक्स्ट हेडिंग में आपको भैरववाल की संधि प्रथम आंग्ल युद्ध का ही भाग है। भैरववाल की संधि आपसे पूछेगा तिथि कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 22 दिसंबर 1846। नेक्स्ट होगा कि ये जो संधि थी भैरववाल की, ये तो आपकी लाहौर की संधि की पूरक संधि, मतलब सप्लीमेंट्री ट्रीटी ऑफ लाहौर ट्रीटी। मेरी बात समझ गए, सप्लीमेंट्री ट्रीटी ऑफ लाहौर ट्रीटी, मतलब लाहौर की संधि में जो कमियां रह गई थी उनकी पूर्ति करने के लिए एक और संधि की गई, वो भैरववाल की संधि। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भैरववाल की संधि है ना, किसकी पूरक संधि है, तो ऑप्शन होगा वहाँ पर लाहौर की संधि की पूरक संधि है। क्लियर। अब मैं इसकी शर्तें आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। पहली शर्त क्या थी, इसमें पहले ये क्लियर हुआ था, मतलब इसमें हुआ क्या भैरववाल की संधि में, तो भैरववाल संधि में ये हुआ कि अब लाहौर में जो हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में एक सेना स्थायी रूप से रहेगी जब तक आवश्यकता महसूस होगी तब तक, और उस सेना का सभी खर्चा कौन देगा बच्चा, आपका सिख राज्य देगा, यानी कि लाहौर दरबार देगा। दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त ये थी कि 1.5 लाख रुपए है ना
क्या कहते हैं आपको, वार्षिक महारानी जिंदान बेगम को पेंशन दे दी गई और राजकाज के कार्यों से उसको हटा दिया गया। तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त ये थी कि एक 8 सदस्यीय सिख सरदारों की, तीसरी कंडीशन समझना, 8 सदस्यीय सिख सरदारों की एक कमेटी बनाई गई जिसका प्रमुख कौन था? हेनरी लॉरेंस, और जो क्या करेगी, जो दिलीप सिंह को प्रदान करेगी विभिन्न प्रकार की सहायताएं प्रशासन चलाने में। क्यों? क्योंकि जिंदान बेगम को हटा दिया गया तो उसकी जगह कोई ना कोई तो बनेगा, क्योंकि वो तो एक बच्चा था ना छोटा सा रणजीत सिंह, तो इसलिए कमेटी बना दी गई। उसका प्रमुख कौन होगा? हेनरी लॉरेंस। भाई कमेटी का बनना और हेनरी लॉरेंस का प्रमुख होना अंग्रेजों को तो भाग था, क्योंकि वो जो 8 लोग थे वो अंग्रेजों को ही एक प्रकार से चापलूस थे और कोई अलग नहीं थे। इस प्रकार से भैरववाल की संधि के पश्चात प्रथम अंगल सिख युद्ध क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो गया, है ना। तो बच्चा मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको युद्ध भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी रही है वीडियो में, उसको महसूस भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, इसलिए मैं सोचा सुबह आज ही वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, वरना पूरा दिन मेरा बाहर ही निकल जाएगा तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए आज जल्दबाजी में थोड़ा सा ये हो गया। चलो, मैं आशा करता हूँ आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम बच्चा नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वितीय अंगल सिख युद्ध के साथ, और हमारे ये टॉपिक कवर हो जाएगा। देन हम एंट्री करेंगे मराठा राज्य में। ओके, धन्यवाद क्लास, थैंक यू।